कल्पना करो एक ऐसी रात की जब पूरा देश सो नहीं रहा था। 14 अगस्त 1947। रात के 12 बजने वाले हैं। दिल्ली में संसद भवन की रोशनी जल रही है। बाहर लाखों लोगों की भीड़ है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़ा है। और उस भीड़ के बीच एक आवाज गूंजती है। Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. ये आवाज थी जवाहरलाल नेहरू की, भारत के पहले प्रधानमंत्री की। और उस एक वाक्य ने एक नई युग की शुरुआत की घोषणा की। लेकिन रुको, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उसी रात, उसी घड़ी जब दिल्ली में दिए जल रहे थे, पंजाब की सड़कों पर खून बह रहा था, बंगाल में घर जल रहे थे, लाखों इंसान अपनी जमीन छोड़कर, अपनी यादें छोड़कर, अपनी जिंदगियां छोड़कर चले जा रहे थे एक ऐसी जगह की तरफ जो उन्हें कभी देखी नहीं थी। ये थी उस आजादी की असली कीमत। और ये डॉक्यूमेंट्री उसी कीमत की कहानी है। ये कहानी है उस भारत की जो 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही जिसके सामने ऐसी चुनौतियां थीं जो किसी भी नए राष्ट्र को तोड़ सकती थी। तो चलो शुरू करते हैं। 200 साल 200 साल तक भारत पर अंग्रेजों का राज रहा। 200 साल तक हमारे लोगों ने गुलामी झेली। 200 साल तक हमारे संसाधन लूटे गए, हमारी संस्कृति को कुचला गया, हमारे स्वाभिमान को रौंदा गया। और फिर आया वो दिन, 15 अगस्त 1947। अंग्रेज गए, भारत आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ आई एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। भारत का विभाजन, पार्टीशन, बंटवारा। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने एक प्लान बनाया, माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के तहत भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। पार्टीशन, बंटवारा। यह बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे वो इलाका पाकिस्तान बना, जहां हिंदू और सिख बहुसंख्यक थे वो भारत रहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सदियों से हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ रहते आए थे। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में। उनके घर पास पास थे, उनके खेत पास पास थे, उनकी यादें एक दूसरे में गुथी हुई थीं। और अब एक लकीर खींची जा रही थी, रैटक्लिफ लाइन। एक ऐसी लकीर जो 2 देश बना रही थी, लेकिन साथ ही लाखों जिंदगियां तोड़ रही थी। सर सिरिल रैटक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जिसने पहले कभी भारत नहीं देखा था, जिसे यहां की भाषाएं नहीं आती थीं, जिसे यहां की संस्कृति की कोई समझ नहीं थी, उसने महज 5 हफ्तों में नक्शे पर एक लकीर खींच दी। और उस लकीर ने लाखों लोगों की दुनिया बदल दी। पंजाब बट गया, बंगाल बट गया, परिवार बट गए, गांव बट गए, नदियां बट गईं। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, आज वे 2 अलग अलग देशों के नागरिक बन गए। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे इतिहास में पार्टीशन वायलेंस या सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। यह हिंसा इतनी भयावह थी कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पंजाब की सड़कों पर ट्रेनें चल रही थीं, लेकिन उनमें सिर्फ लाशें थीं। हजारों लोगों को रास्ते में मार दिया गया, औरतों के साथ अत्याचार हुई, बच्चों को उनके माँ बाप से छीना गया, घर जलाए गए, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए गए। इतिहासकारों का अनुमान है कि विभाजन के दौरान 5 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसकी शायद ही कोई मिसाल इतिहास में मिले। और जो लोग बचे वे बन गए शरणार्थी, रेफ्यूजीज। 1 करोड़, सोचो, 1 करोड़ लोगों ने अपनी जड़ें उखाड़ी और एक सीमा की इस तरफ से उस तरफ चले गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासन था। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए, मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। उनके पास क्या था? सिर्फ जो कपड़े बदन पर थे, सिर्फ वे यादें जो दिल में थीं, और एक उम्मीद कि शायद नई जमीन पर नई जिंदगी मिले। दिल्ली के पुराना किला में, कुरुक्षेत्र के मैदानों में, अमृतसर की सड़कों पर लाखों शरणार्थी डेरे डाले बैठे थे, भूखे, थकी हुई, टूटी हुई।
ये था वो भारत जो 15 अगस्त की सुबह जागा था। ये थी उस आजादी की पहली परीक्षा। नेहरू जी का वो भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला गया था, सोचो जरा। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक वादा था। 1 करोड़ शरणार्थियों से वादा, उन लाखों लोगों से वादा जो मारे जा चुके थे, उन करोड़ों भारतीयों से वादा जो सदियों की गुलामी के बाद अब एक नई सुबह देख रहे थे। ये वादा था कि भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, जहां हर धर्म के लोगों को समान अधिकार होंगे, जहां हर नागरिक को न्याय मिलेगा। और हर चुनौती इतनी बड़ी थी कि अकेले वही किसी देश को बर्बाद कर सकती थी। पहली चुनौती थी एकता की। और यहां समझना जरूरी है कि 1947 का भारत क्या था। अंग्रेजों के राज में भारत 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया, जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में था। दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स, यानी देशी रियासतें। और ये रियासतें कितनी थीं? 500 से भी ज्यादा। हां, 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें, कुछ इतनी बड़ी कि एक पूरे यूरोपीय देश के बराबर थीं, जैसे हैदराबाद, और कुछ इतनी छोटी कि महज एक गांव भर थीं। इन रियासतों के अपने राजा थे, अपने नवाब थी, अपनी सेना थी, अपने कानून थे। अंग्रेजों ने इन्हें एक समझौते के तहत शासन करने दिया था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो इन रियासतों के सामने एक सवाल आया, अब हम किसके साथ जाएं? भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, या स्वतंत्र रहें? और यही सवाल बन गया भारत के लिए सबसे बड़ा संकट। इस संकट से निपटने के लिए मैदान में आए एक ऐसे इंसान जिन्हें आज हम लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारत के पहले गृह मंत्री बने और उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया जो शायद असंभव लगता था, 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिटाना। पटेल जी जानते थे कि अगर ये रियासतें स्वतंत्र रहीं या अलग अलग देश बनाने की कोशिश की, तो भारत टुकड़ों में बिखर जाएगा। एक मजबूत, एकजुट भारत के लिए इन सब का विलय जरूरी था। उनके साथ काम किया वीपी मेनन ने। वीपी मेनन, एक कुशल सिविल सेवक जो पटेल के सबसे विश्वसनीय सहायक बने। पटेल और मेनन की जोड़ी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने राजाओं को समझाया, दबाया और कभी-कभी डराया भी। उन्होंने उन्हें बताया कि भारत में मिलने से उनकी प्रजा का भला होगा। उन्हें प्रिवी पर्स की गारंटी दी गई, यानी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहेगी। और एक के बाद एक रियासतें भारत में मिलती गईं। ये काम था डिप्लोमेसी का, दृढ़ता का और कभी-कभी साहस का। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो आसानी से नहीं मानी, और उन तीनों की कहानियां बेहद रोचक और नाटकीय हैं। पहली कहानी, जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में एक छोटी सी रियासत। इसकी आबादी ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन नवाब था मुसलमान, नवाब महाबत खान जी। अगस्त 1947 में जब ज्यादातर रियासतें भारत में मिल रही थीं, नवाब ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये खबर सुनकर भारत में हड़कंप मच गया। जूनागढ़ चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरा हुआ था। पाकिस्तान से उसकी कोई जमीनी सीमा नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान में मिलना ये कैसे संभव था? और सबसे बड़ी बात, वहां की हिंदू जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। पटेल ने इस संकट का सामना किया अपनी खास शैली में। भारत ने जूनागढ़ की सीमाओं पर दबाव बनाया, आर्थिक नाकेबंदी शुरू हुई, और अंततः जब नवाब को लगा कि अब टिकना मुश्किल है, वो पाकिस्तान भाग गया। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और जनता ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद। हैदराबाद देश की सबसे बड़ी रियासत, इतनी बड़ी कि फ्रांस जैसे देश के बराबर। इसकी आबादी थी करीब 1.5 करोड़ और इसका निजाम उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। निजाम का सपना था एक स्वतंत्र, संप्रभु हैदराबाद राज्य, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। लेकिन हैदराबाद भारत के बीचों बीच था, चारों तरफ भारत था, और वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा, करीब 80% हिंदू था। निजाम ने यूएन में जाने की बात की। उसने पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की कोशिश की। उसने एक अर्धसैनिक बल रजाकार्स को ताकत दी, जो हिंदू आबादी पर अत्याचार कर रहा था। पटेल ने साफ देखा, ये रियासत एक खुला घाव है, जो अगर ठीक नहीं हुआ तो भारत को नुकसान पहुंचाता रहेगा।
सितंबर 1948, ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। पटेल ने इसे पुलिस एक्शन कहा, यानी कानून और व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई। महज 5 दिनों में हैदराबाद की सेना ने घुटने टेक दिए, निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। पटेल जी ने कहा था, भारत की एकता के लिए हम जो भी करना पड़े करेंगे, और उन्होंने किया। लेकिन तीसरी रियासत, सबसे जटिल, सबसे संवेदनशील और आज तक अनसुलझी, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, पहाड़ों से घिरा, झीलों से सजा, प्रकृति की अनमोल देन। लेकिन राजनीति ने इस स्वर्ग को संघर्ष का अखाड़ा बना दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह। वे हिंदू थे, लेकिन कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा, करीब 77%, मुसलमान था। महाराजा हरि सिंह न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947, पाकिस्तान ने एक चाल चली। पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली लड़ाके, पठान ट्राइबल्स, कश्मीर में घुस आए। वे बड़ी तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करो, यानी कश्मीर को पहले भारत में शामिल होना होगा, तभी भारत मदद कर सकता है। महाराजा के पास और कोई रास्ता नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। कश्मीर तकनीकी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना उड़ान भरकर श्रीनगर पहुंची। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह युद्ध पूरी तरह जीता नहीं जा सका। संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी हुई। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ और कश्मीर बट गया, लाइन ऑफ कंट्रोल की 2 तरफ। एक हिस्सा भारत के पास, जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास, जिसे भारत, पाकिस्तान और इसीलिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट किया था, वैसे ही पटेल ने भारत को। और नेहरू जी ने एक बार कहा था, पटेल के बिना भारत का एकीकरण संभव नहीं होता। लेकिन एकीकरण की चुनौती के अलावा नए भारत के सामने और भी बड़ी चुनौतियां थीं। सोचो, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह है, जिसकी जनता गरीब है, जिसके पास न पर्याप्त उद्योग हैं न रोजगार, जहां सैकड़ों साल की गुलामी ने शिक्षा को कुचल दिया है, और उस पर भी 1 करोड़ शरणार्थी। इन शरणार्थियों को कहां बसाया जाए? उन्हें खाना कहां से मिले? उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो? उन्हें रोजगार कैसे मिले? ये एक ऐसा मानवीय संकट था जिसे आज की भाषा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहते हैं। और इसी के बीच भारत को एक और सबसे बड़ा काम करना था, लोकतंत्र की नींव रखना। बात हमें थोड़ी रुक कर सोचनी चाहिए। उस वक्त दुनिया के कई विशेषज्ञों का कहना था, भारत में लोकतंत्र नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि भारत की 80% से ज्यादा जनता अनपढ़ थी। भारत में सैकड़ों भाषाएं थीं, सैकड़ों जातियां थीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इतनी विविधता थी। कुछ लोगों ने कहा, इतनी विशाल, इतनी विविध, इतनी गरीब देश में लोकतंत्र, ये तो असंभव है। यहां तो तानाशाही चाहिए ताकि ऑर्डर बना रहे। लेकिन नेहरू जी और हमारी संविधान निर्माताओं ने इस सोच को चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा काम में लग गई। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 भारत एक गणराज्य बना। और इस संविधान ने दिया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, यानी 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ऊंची जाति का हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, सबको वोट देने का अधिकार। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। सोचो, उस वक्त इंग्लैंड और अमेरिका में भी शिक्षित और संपन्न लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन भारत ने कहा, हर इंसान बराबर है। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 489 लोकसभा सीटें, हजारों उम्मीदवार। और उस चुनाव में वो हुआ जो दुनिया ने नहीं देखा था। एक गरीब देश में, एक विविध देश में, एक नए देश में लोकतंत्र ने अपनी पहली परीक्षा पास की। नेहरू की कांग्रेस जीती, पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी। यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि लोकतंत्र किसी एक संस्कृति, किसी एक धर्म, किसी एक अमीर देश की बपौती नहीं है।
लोकतंत्र हर इंसान का हक है। लेकिन आजादी के पहले महीनों में एक और बड़ा झटका लगा, जो शायद सबसे गहरा जख्म था। 30 जनवरी 1948, बिड़ला भवन, नई दिल्ली। शाम की प्रार्थना सभा। महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई थी, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी में भी अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा था, जो शरणार्थियों के दुख में उनके साथ थे, वे चल रहे थे। और तभी 3 गोलियां। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। हे राम, ये थे उनके अंतिम शब्द। पूरा देश स्तब्ध था, पूरी दुनिया स्तब्ध थी। वो इंसान जिसने अहिंसा को हथियार बनाया था, जिसने सत्य को ताकत बनाया था, वो नहीं रहा। नेहरू जी ने रेडियो पर कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। गांधी जी की हत्या ने भारत को एक और चुनौती के सामने खड़ा कर दिया, सांप्रदायिक सौहार्द की चुनौती। क्योंकि गोडसे एक हिंदू कट्टरपंथी था, जो गांधी जी की मुस्लिम परस्त नीतियों से नाराज था। लेकिन भारत ने यह साबित किया कि वो किसी एक धर्म का देश नहीं है, भारत सबका है। तो आओ थोड़ा रुक कर देखें, नए भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। एक तरफ विभाजन की त्रासदी थी, शरणार्थियों का संकट था। दूसरी तरफ रियासतों का विलय करना था, 500 से ज्यादा छोटी बड़ी राज्यों को एक धागे में पिरोना था। तीसरी तरफ लोकतंत्र की नींव रखनी थी, ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। चौथी तरफ आर्थिक विकास करना था, क्योंकि 200 साल की गुलामी ने देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। पांचवी तरफ राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी थी, इतनी भाषाओं, इतनी संस्कृतियों, इतनी धर्मों के बीच। और ये सब करना था एक साथ। ये चुनौतियां किसी भी देश को तोड़ सकती थी, लेकिन भारत नहीं टूटा। नहीं टूटा क्योंकि भारत के पास था एक संविधान, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी जो सच्चे अर्थों में देशभक्त थी। नेहरू जी थे जो मॉडर्न इंडिया की नींव रख रहे थे। आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, ये सब उनके सपनों की उपज थे। पटेल जी थे जिन्होंने देश को एकजुट किया। अंबेडकर जी थे जिन्होंने ऐसा संविधान दिया जो सबको बराबरी का हक देता है। और थे करोड़ों सामान्य भारतीय, किसान, मजदूर, शरणार्थी, जिन्होंने टूटे हुए सपनों को फिर से बुनने की हिम्मत नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती ये सिर्फ रियासतों को मिलाने की बात नहीं थी, ये थी एक ऐसे राष्ट्र को बनाने की चुनौती जहां हर भारतीय, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, खुद को भारतीय महसूस करे। ये आसान नहीं था। भाषा का सवाल था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर दक्षिण भारत में विरोध था। जाति का सवाल था। सदियों से दलितों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका समाधान करना था। आर्थिक असमानता का सवाल था। अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटनी थी। इन सब सवालों का जवाब एक ही था, लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज सुनी जाती है, हर समस्या का हल ढूंढा जाता है, हर इंसान को बराबरी का मौका मिलता है। और यही भारत ने किया, धीरे धीरे, एक कदम एक कदम। 1952 में पहले चुनाव, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ताकि हर भाषा के लोगों को अपनी भाषा में शासन मिले। 1950 के दशक में पंचवर्षीय योजनाएं, ताकि आर्थिक विकास हो। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई बार ठोकरें लगीं, कई बार लड़खड़ाए, कई बार सवाल उठे, क्या ये लोकतंत्र टिक पाएगा? लेकिन हर बार भारत ने जवाब दिया, हां, हम टिकेंगे। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया देख रही थी। कुछ लोग उम्मीद से देख रहे थे, कुछ संशय से। अमेरिका जैसे देशों को लगता था एक गरीब, विविध, नव स्वतंत्र देश में लोकतंत्र ये नहीं चलेगा। लेकिन भारत ने उन्हें गलत साबित किया। आज 2026 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग, और हर 5 साल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं। ये चमत्कार नहीं था, ये था उन लोगों की मेहनत का नतीजा जिन्होंने 1947 में एक टूटे, थके, दर्द भरे देश को एक नई दिशा दी। सोचो उन शरणार्थियों के बारे में जो 1947 में अपना घर छोड़कर आए थे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनके दिल में एक सपना था। उस सपने ने उन्हें फिर खड़ा किया। उन्होंने नई जमीन पर नए घर बनाए, नई दुकानें खोली, नए खेत बोई और अपने बच्चों को पढ़ाया।
वे शरणार्थी आज उनकी पोती पोतियां भारत की हर क्षेत्र में हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, लेखक हैं। यही है भारत की असली ताकत। यही है भारत की असली ताकत। और जब हम पटेल जी को याद करते हैं, वो इंसान जो खुद एक किसान परिवार से आया था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतिहास बदलेगा, जिसने महात्मा गांधी की पुकार पर सब कुछ छोड़ दिया और देश की सेवा में लग गया, उस इंसान ने 500 रियासतों को एक भारत में मिला दिया। गुजरात में उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर ऊंची। लेकिन उनकी असली विरासत उस मूर्ति में नहीं, उस एकजुट भारत में है जो हम आज देखते हैं। और जब हम नेहरू जी को याद करते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये वाक्य सिर्फ 1947 का नहीं है, ये हर उस पल का है जब भारत एक नई चुनौती का सामना करता है। ये हर उस बच्चे का है जो पहली बार स्कूल जाता है। ये हर उस किसान का है जो अपने खेत में बीज बोता है। यही थी वो कहानी उस भारत की जो 1947 में पैदा हुआ, टूटा हुआ, दर्द में डूबा हुआ, लेकिन जीवंत। उस भारत की जिसने विभाजन की त्रासदी को झेला लेकिन बिखरा नहीं। उस भारत की जिसने 500 रियासतों को एक किया, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक लोकतंत्र। उस भारत की जिसने दुनिया को दिखाया कि गरीबी, विविधता और जटिलता लोकतंत्र की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है। ये राष्ट्र निर्माण था, ये चुनौती थी और ये जीत भी। और इस जीत की कहानी हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब उस भारत के वारिस हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सपना है जिन्होंने इस देश को बनाया, और ये सपना हमारे हाथों में है।